वेलकम टू द चैनल अगेन। एक नए शानदार और जबरदस्त पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक स्टार्टअप फाउंडर है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट भी कह सकते हैं उनको आप। तो उनकी जो स्टोरी है वो सुनिए, एंड तक सुनिए, देखिए, जो भी करना है आप कर सकते हैं। पॉडकास्ट है, इट डजेंट मैटर एज सच, बट प्लीज एंड तक देखिएगा। कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना प्लीज, कितनी बार कहूँ। ठीक है, एंजॉय द पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जैनिश सोनी। जैनिश सोनी का मैं पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये मेरे साथ कॉलेज में थे। मैं आईटी इंजीनियरिंग कर रहा था और ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे। हम लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले थे। तभी से इनके साथ जो बातें करने का मजा है वो कुछ अलग ही है। मतलब इनकी जो बातें होती है ना वो बहुत डीप और इंटेलेक्चुअल होती है। ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हिज हायर स्टडीज, पर कुछ रीजंस की वजह से उनको वापस आना पड़ा। वापस आने के बाद उन्होंने इंडिया में ही स्टे बैक करने का फैसला लिया और खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। और स्टार्टअप का नाम है रिफ स्क्रिप्ट, दैट इज RIFF स्क्रिप्ट। सो वेलकम जैनिश, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन पहले तो। और सबसे पहला क्वेश्चन, आप रिफ स्क्रिप्ट का मीनिंग बता सकते हैं? व्हाट डज इट से, मतलब रिफ का। हाँ। थैंक यू। पहली बात तो ये कि ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि जब मैं किसी के साथ ऐसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा हूँ और लाइफ जर्नी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है, तो थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, रिफ स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, रिफ मतलब स्मॉल म्यूजिकल नोट, और स्क्रिप्ट जो वर्ड है वो मल्टीपल चीजों में यूज होता है। जैसे हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी स्क्रिप्ट होता है, और अगर हम राइटिंग या कुछ क्रिएशन के बारे में देखें तब भी वहां पर स्क्रिप्ट होती है। तो हमने ऐसा सोचा था कि टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव वे में कुछ कॉम्बिनेशन बना के नाम सोचे अपना, तो इसलिए हमने रिप स्क्रिप्ट नाम रखा। तो जैनिश, आप लोग जो आपका ये स्टार्टअप है, व्हाट डज इट बेसिकली डू? आपका जो मेन काम है वो क्या है? मतलब ये तो मुझे मालूम है कि आप वेबसाइट्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग ये सब करते हैं, बट आपका जो आपकी एक स्पेशलिटी कह सकते हैं, यूएसपी कह सकते हैं, वो क्या है, आप बता सकते हैं? We are not any other digital marketing firm, because we do know that we have a lot of competition in the market. But what we do differently is we help businesses grow. We don't just create something out of graphic design and just put it on social media and stuff. We help businesses create their strategies, how they will put things on the internet, how they'll grow digitally. So we help them create a particular strategy which can help them boost their business. So we are different in that manner. Apart from that, all of us that we have been so creative since college days. So Yeah. we don't just put technical things into any aspect of our business. We put our creativity as well, so that makes us unique. Apart from it makes us different from all the other businesses out there. Good to hear that, Janish. So एक फाइनल क्वेश्चन आपके स्टार्टअप के रिगार्डिंग, फिर विल बिगिन टुवर्ड्स योर जर्नी। सो आप अभी अकेले फाउंडर हैं आपकी जो स्टार्टअप है उसके, या फिर यू आर पार्टनरिंग विद समवन? We are three partners, but two of them are busy with their perspective careers. So they help me in a lot of ways, but they do have other things to focus on as well. So Okay. yes, we do work as a team. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और ये बात अच्छी है कि आप जो क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके क्लासमेट्स ही थे वो कॉलेज फ्रेंड्स, दे टर्न्ड आउट टू बी योर बिजनेस पार्टनर्स राइट नाउ, राइट? Because यस। see, whenever you choose a partner for your business, you always have to consider the connection between the people you are working with. ओके। So if the connection is strong, if you have a great bond, then you can work easily with other people. So that's how we thought. We do have our disagreements, but we do think in a similar way. So we thought that we should start working together. Okay, great, great. So, Janish, let's jump on to the backstory of this startup. So, after finishing your computer engineering, you went to the United States and you went to Arizona, I guess, right? Yes.
So what happened there कि आपको वापस इंडिया आना पड़ा और then you chose to stay back. आप प्लीज बता सकते हैं? After completing bachelor's, I didn't want to do any job or anything, and I was as clueless as anyone coming out of college. But at that point of time, I consulted some of my relatives living abroad. I talked with my dad and got consult. I also got help from some of my friends who are planning to go abroad. So with their help, I decided I should try and explore a new territory. I should learn some new things. So I thought I should do masters in United States, because I didn't want to stay in a country which can provide me. I had this thought. It was a crazy thought that I wouldn't live in a country which provides me PR. Okay. I wanted to live in a country which can throw me back out of 5 years or 6 years. Oh. Because ultimately I wanted to come back over here मतलब and start something. Yes. So it was a crazy thought, and I decided to opt for United States. And when I got an admit in various universities, but ASU was on top of my list, because what I thought, again, I overestimated myself. I thought that the weather of India and weather of Arizona would remain the same. So I chose to go over there, despite people telling me not to go over there, because it was quite humid and dry. And that was a turning point of my life, because after going there, I started facing a lot of physical and mental trouble. I was constantly struggling with, I wasn't able to keep up with my physical health. I was getting a lot of allergies. The weather was not good enough for keeping me to keep me inspired, motivated to work hard on something, because I was constantly struggling, and because of that, my studies got affected as well, and so was my mental health. So I stayed there for a year, and then in the summer vacation, I took a long journey to come back to India, because I didn't tell my parents that I was coming back. Oh. It was a summer vacation. So I took a 40-hour journey from Arizona to India. And then what I did was I tried to relax and do some, give some time to my family. And then I went to see a physiotherapist, to get back with my health. And then also went to a therapist. I went to a psychotherapist for 1.5 months. Oh. Yes, and I worked a lot on various things which are keeping me back, which were pushing me back. Anxiety issues, confidence. I wasn't confident on myself. There were a lot of things that needed to be clear. So I got a lot of clarity out. Sorry to interrupt. Just for the reference of the audience, Janish is a very avid reader. He has read more than 30-35 books throughout his life, which is a lot for a human being. And then also he faced these issues. So this is just a back note of that thing. Sorry to interrupt, and continue, please. Just see, reading books and applying those books to your life are two different things. Yes, exactly. Whenever you face difficult situations, you don't your brain doesn't remind you of those books, right? You're constantly facing the struggle, so you might face some issues, even though you're mentally strong, or even though you've read a lot of things or traveled a lot, you'll still feel that some things are missing from your life, and you're not being able to cope up with a lot of things. So yes, mental health is quite important for all of us to consider about. We in our day-to-day life, what we do is we focus on achievement, we focus on success, we focus on things that we want to live in, right? We dream of living in a posh house, and we plan to buy a car, buy a house, but we don't understand that first of all we need to introspect, and then we need to make ourselves capable of achieving everything, and then should opt for it, right? Just because we want to do something, we should not just start doing that without putting out a lot of thought. We should introspect how
we can do something, what are our capabilities, which things we cannot work on, for which things we'll need help, and for which things we'll be able to do it on our own. So we need to analyze those things and then start doing something. So yes, so after after getting 1.5 months of therapy sessions, I got a lot of help from my I call her my teacher. So yes. So after that, what happened is I again tried, because my parents wanted me to try again. So I did try to change the university. I got an admit from another university, but what happened is when I went to get the visa again, because see, in the United States you have to go for the visas again if you are planning to change university, and if you are not living in the United States at that point of time. So I was in India, so I had to go there at embassy and get my visas run. So at that point of time, the consulate officer rejected my visa, and she said that, see, you are not capable of studying in United States. You should live here, because if you have changed the university in a year, there is no guarantee you would be able to complete the studies. So you should live here, and we don't want you in United States. So it was quite a liberating moment for me, because I thought that yes, this is, although I was not in a good mood, I mean, not in a good phase of my life, but it was a good thing that something got away from me. I mean, I was getting clarity that this is not I'm going to pursue, because this door is closed, right? The door is closed, so I don't have to keep barging on that door. I'm fine. So I have to go for another direction and start something new. So but again, I didn't plan to start a business. I went for another option, another country, if I can get into any other countries. So I went to a consultant, and that consultant told me that you have to give your IELTS exams again, and we'll keep up with your documents, and we'll apply to these universities and all those stuff. After that, what happened is there was an interesting conversation happened with one of my friends. He's 5 years elder to me. He lives in Arizona. He was there with me when I was there. So he called me and asked me after 5 to 6 months that what happened. Why did you go back? And I talked with him for like an hour or 2 hours, and then we had a long conversation. And he told me, because I was of two minds. I wasn't sure that I want to go abroad and study, and I also wanted to do something of my own. So I was juggling between two of these things. So he told me that if I were in your place, I would start something of my own, and then I'll in the meantime I'll learn something. I don't have to go to a university to learn anything. So that conversation hit me, and I called my mom at 3 a.m. in the morning that I'm not going to give IELTS examination. I'm not going anywhere. So she told me that if you have already paid for this exam, just give your exams. You don't have worry about the results, and whether you want to use that or not, that's a different issue. But just give it out there. So I thought, let's do it. So what happened was, after that, because I had nothing to lose, and I had everything to gain, so I was quite relaxed. Even in speaking, I wasn't nervous. So I was just like we are having a conversation right now. I was doing that at that point of time. And life is funny, I got an 8. I got 8 in IELTS when I wasn't, planning to go abroad. Just for your information, guys, he has been into Gujarati medium till his 12th standard. After scoring 8, uh, and how did this thing happen? How did the startup? So I'll tell you the whole thing. Yes. After finishing my exams, and there is a 14 days wait, right, to get your results. So meanwhile, what I did is I went to the consultant and I told her, sorry, I'm not going anywhere. Just stop the process. I'm not going anywhere. Are you sure? Are you planning to do something else? Or... Sorry? You gave a heart attack to the consultant. Because 2 days before she was
she was telling me that you have to prepare for this, you have to prepare for that. And she was giving me a list of all those things that I had to be prepared of. And then after 2 or 3 days, I'm going there in her office, and I'm telling her that I'm not going anywhere, so stop the process. And she asked me if there is any financial issue or anything, what happened suddenly. So I told her that I'm planning to start my own business, and I'm not going anywhere. So during those 14 days, what happened is I tried convincing my friends that let's start a business, because they weren't sure whether I would be living here or going abroad, and they were trying to make me go. They were trying that I should keep up with my studies and finish off my masters and then come back and then we'll do something. So I kept insisting that we should keep working on something that we can do. We have been so creative throughout our college time, so we can do something that we can call our own, and we can still make some money. So they finally agreed, and then we started RiffScript in December 2019. So that's how from 2017 2019, the 2 years were quite eventful. You explore different things, you learn different things, and you experience different things as well. And then uh, gradually you discovered what you are good in, at what Yes, aspects, in what aspects you are good at, right? So yes, correct, that's the point, that we learn from experiences. और वो बात तो है कि correct. जितने खराब, मतलब जितने डीप एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होंगे, खराब भी कह लो तो चल सकता है, कि वो आपको सबसे ज्यादा सिखाएंगे, right? सही बात है. So, what was the process of launching a startup in India like? Because I know, like being in Australia, I have seen people. I have friends in Canada, America as well. So they tell that starting a business, the ease of doing business is very good in these countries, in the developed countries. But India being a developing country, and the ease of doing business index is as well very low there. So what was the process like? Was it very hectic for you, or was it very adventurous for you again? धक्के खाने पड़े थे ऑफिसेस के, या फिर क्या करना पड़ा था? देखिए, इंडिया में बिजनेस के दो प्रोसेस होते हैं. एक होता है कि आप खुद अपनी टीम के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, क्या-क्या प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, क्या प्रोवाइड करने वाले हो. तो वो खुद की प्रोसेस अलग होती है. और जो एक आप जो बोल रहे हो ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, वो है गवर्नमेंट की प्रोसेस. हाँ, तो अगर गवर्नमेंट की प्रोसेस की बात करें तो हमेशा वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं. हर एक चीज़ में 2-2 3-3 बार जाना पड़ता है. लेकिन जो हमारी प्रोसेस थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. तो उसके हिसाब से अगर वो पॉइंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो हम हमारे लिए बहुत ईज़ी था. क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि हमारा कनेक्शन इतना अच्छा है और हमने साथ में इतना टाइम स्पेंड किया है कि हमारे लिए वो अगर मैं कुछ कुछ कम शब्द में भी बोलूँ ना, तो भी सामने वाले को पता चल जाता है. तो okay. वैसा हमारा कनेक्शन है, तो इसकी वजह से हमें क्या-क्या हम रखेंगे, कौन-सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, क्यों हम सर्विस इंडस्ट्री में जाएँगे, सबके इतने डीप और अच्छे से एनालिटिकल एस्पेक्ट से डिस्कशन हुए कि हमने अच्छे से स्टार्टअप कर लिया. तो हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वाज़ नॉट अ प्रॉब्लम. But considering the process of the government babus, then yeah, it's quite tedious. So do you agree कि एक स्टार्टअप में जब when you looking for partners, एक इमोशनल कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, और do you not agree on that part? Obviously क्वालिटी जो है पार्टनर्स की, मतलब उनका जो क्वालिफिकेशन है और उनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो तो इम्पोर्टेंट है, बट डू यू अग्री कि एक इमोशनल कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, एंड मतलब डू यू एग्री दैट? मुझे लगता है कि ट्रेड ऑफ होना चाहिए. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ दोस्त है तो पार्टनर्स बन जाए, या फिर अच्छे काम, मतलब वो अपनी फील्ड में अच्छे हैं तो पार्टनर्स बन जाए. मतलब दोनों के बीच का एक वो ट्रेड ऑफ होता है ना, कि लोग काम करने में भी अच्छे हैं और आपके साथ उनका कनेक्शन भी अच्छा है. तो क्या होता है, वो सेंस ऑफ ट्रस्ट रहता है. The first thing that you need when you're starting up any business is the sense of trust. If you cannot trust your partners, then you cannot run a business. जैसे वो स्कैम So ये बहुत 92 में वो कहते हैं ना कि द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट. yes. तो अगर अगर मैं अपने खुद के पार्टनर्स के बीच में हमारा ट्रस्ट नहीं है, अगर हाँ, अगर मैं खुद भी स्टार्ट करता हूँ
या फिर कोई भी मतलब कोई एक बंदा स्टार्ट करता है या 2 बंदे या मल्टीपल लोग भी स्टार्ट करते हैं, तो अगर उनके बीच में सेंस ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, वो कनेक्शन नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएँगे। और उसके साथ ये भी होगा कि अगर सिर्फ सेंस ऑफ ट्रस्ट है और अब काम करने की किसी में मतलब वो एम्बिशन नहीं है कि मुझे करना है, और अगर वो टेक्निकल स्किल्स जो बोलते हैं हम, कोई भी फील्ड हो, तो वो स्किल्स भी नहीं होगी तो भी वो इश्यू होगा। तो दोनों के बीच का ट्रेड ऑफ होना चाहिए। और हम बहुत लकी है कि हमारा वो ट्रेड ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट था। क्योंकि हमने पहले से ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ दोस्त थे, हमने कॉलेज से हम लोगों ने कितना साथ में काम किया ही है। अलग-अलग ड्रामा से लेकर बहुत कुछ किया है हमने। मतलब वो टेक्निकल नहीं था, लेकिन हमने क्रिएटिव एस्पेक्ट से बहुत कुछ काम किया है। तो वो बहुत अच्छा था कि हमारा रैपो अच्छा है और हम अच्छे से काम साथ में कर सकते हैं वैसा। तो इम्पोर्टेंट है, ट्रेड ऑफ होना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एस्पेक्ट देखो, दोनों एस्पेक्ट देखना चाहिए। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। दैट वाज़ अ गुड आंसर इन फैक्ट। सो अभी तक आपका जो जर्नी रहा है, 12-15 मंथ्स का जो जर्नी है रिफ स्क्रिप्ट का, वो कैसा रहा है एंड हाउ डिफिकल्ट वाज़ इट टू गेट द वेरी फर्स्ट क्लाइंट? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आल्सो ट्रांसलेटेड और wrote a biography for यस, someone, right? So वो जो एक जर्नी रहा है अभी तक का आपका और पहला जो क्लाइंट उसके उसको कन्वर्जन उसका जो कन्वर्जन है वो आपका कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सके ऑडियंस के लिए तो? एक्चुअली सर्विस इंडस्ट्री कोई भी हो ना, तो उसमें 2 इश्यूज़ सबसे पहले आते हैं। एक, द नेचर ऑफ इंटेंजिबिलिटी, द नेचर ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री व्हिच इज़ इंटेंजिबल। क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हम देख सकते हैं। मैंने अगर लेज़ का पैकेट लिया तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ, इसमें इतना वेट आएगा, इसमें इतनी चिप्स आएँगे और ये इतने रुपए का होगा। सो आई कैन बी ट्रस्टवर्दी ऑफ दोज़ प्रोडक्ट्स व्हिच हैव अ पर्टिकुलर प्राइस टैग एंड व्हिच आई कैन सी, व्हिच आई कैन टच। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री का क्या है कि मैं किसी को ये पहली बार मैं कैसे बताऊँ कि मैं अपनी आपकी लाइफ में या आपके बिज़नेस में कैसे वैल्यू एडिशन कर पाऊँ? I cannot put those in words, right? I have Yes. to be I have to, get those words into action. If I'm not converting that promise I make to my clients into something we call action plan or something like that, then they won't be able to trust me. So the first hurdle that we have to cross is to make people trust in us, to make people believe that we can be value addition to your business और एनी पर्सनल प्रोजेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो पहला हर्डल तो वही रहता है कि हम पहले उन लोगों को ये कन्विंस करें कि भाई हम सिर्फ आपके लिए वो होता है ना, पहले तो हमारे गुजरात में ये लोगों को सिर्फ प्राइस टैग देखना अच्छा लगता है कि भाई पहले आप बताओ कि कितना आप चार्ज करोगे, फिर कितना? हम बात करते हैं। हाँ। हाँ, कितना थसे ना अगर बात ना करें लोगों। मतलब उस टाइम पे यही होता है कि हम लोगों को उनको समझाना पड़ता है कि भाई प्राइस तो अच्छे से आपके बिज़नेस को ग्रो करने वाला ही रखें क्योंकि हमने स्टार्ट किया है। तो हम भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम कोई टाटा अंबानी नहीं है, कि आप हमारे यहाँ आओ, हम आपके यहाँ आएँ। तो ऑब्वियस। पहले तो यही कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप हम पर ट्रस्ट करो, हम आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। वही जो वो जो फर्स्ट हर्डल था ना, वही हमें डिफरेंट बनाता है। उसी की वजह से हम लोग डिफरेंट है क्योंकि तभी हमने सोच लिया था कि हम वैल्यू एडिशन करेंगे, वैसी कंपनी बनेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम ग्राफिक डिजाइन और सब करके आपको आपको सोशल मीडिया पर दे देंगे और आपको नंबर्स दे देंगे। हम कभी ऐसे बड़े-बड़े क्लेम्स नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि लोगों को तभी ट्रस्ट आता है जब आप उनको कुछ रिजल्ट्स दिखाएँ और बड़े-बड़े क्लेम से रिजल्ट्स नहीं दिखते। तो हम बहुत लकी थे कि फर्स्ट जो हमको प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद तुरंत ही सेकंड भी मिला और सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमें बायोग्राफिकल वर्क करना था। 20 डेज़ में हमने 140-150 बुक्स 150 पेजेज़ की बुक कंप्लीट करी हमने, ओह वाओ! जिसके अंदर गुजरात हमने क्या किया था कि पूरी स्टोरी उनकी लाइफ की सुनी, उसको अच्छे से उसको हमने लिखी, गुजराती में रिकॉर्ड की और फिर उसको हमने इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट किया अपने खुद से और फिर हमने उसको पूरा स्टोरी टेलिंग जैसा हमने पूरा स्टोरी टेलिंग भी हमारा था, लैंग्वेज भी हमारी थी, सब कुछ हमारा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम था कि सेकंड प्रोजेक्ट ही हमारा इतना इंटरेस्टिंग था कि हमें बहुत कुछ नया करने को मिला। तो उसके बाद तो हमने बहुत कुछ किया लेकिन जैसे ही मार्च के अंदर जो लॉकडाउन आया ना, उसके बाद थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि आप बिगिनर हो मार्केट में और ऊपर से ये 5-6 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा क्योंकि अभी तो लोगों को क्या है कि लोग अपना खुद का बिज़नेस सँभालने में अगर अगर मैं भी होता किसी जगह पर या आप भी होंगे, तो अगर मैं अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ ऐसे टाइम जब मेरा लॉकडाउन 3 महीने मतलब मेरा ट्रेडिशनल बिज़नेस है और 3 महीने मैंने बंद रखा है क्योंकि लॉकडाउन था और फिर मैं जून-जुलाई में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं पहले क्या सोचूँगा, पहले मेरा सेल्स हो जाए, फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे आएँगे, तब मैं मार्केटिंग में स्पेंड करूँ।
तो अभी वो इश्यू हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा सेल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्केटिंग नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कंपनी स्टार्ट की इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मार्केटिंग अगर करोगे तो सेल्स अपने आप बढ़ेगी। सेल्स से मार्केटिंग नहीं होता, मार्केटिंग से सेल होता है। तो वो एक अभी एक इश्यू मेरी जैसी मतलब हमारी जैसी बहुत सारी कंपनीज़ फेस कर रही होंगी कि लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है। तो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से ये थोड़ा इश्यू रहता है, प्लस ये जो कोरोना का सिचुएशन कोरोना की सिचुएशन पूरी है, तो उसकी वजह से थोड़ा ये इश्यू रहता है, लेकिन वी आर वर्किंग हार्ड, सो विल गेट थ्रू दिस। सो आपने जैसे बात की कि मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, तो उसका मैं एक एग्जांपल आज देना चाहूंगा कि ऑब्वियसली पेप्सी इज अ वेरी बिग नेम, राइट? तो आज मैं गया था शॉपिंग मॉल में, देन देयर इज दिस प्रोडक्ट ऑफ पेप्सी व्हिच इज नोन एज पेप्सी मैक्स। बहुत ही स्मार्टली उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ डेटा किया, डेमोग्राफिक्स, जो मार्केटिंग डेमोग्राफिक्स और सेगमेंटेशन कहते हैं, वैसा उन्होंने किया था। व्हाट दे डिड वाज पेप्सी मैक्स रखा था और कोको कोला नो शुगर रखा था। सो ओके। कोको कोला नो शुगर इज, उन्होंने ऐसा कह तो नहीं सकते, नाम तो नहीं ले सकते। देन व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने कहा कि दिस इज द नॉर्मल यूजुअल कोला एंड दिस इज पेप्सी मैक्स। फिर उन्होंने व्हाट दे डिड वाज दे poured both the drinks into a glass and फिर कस्टमर्स को दिया एंड सेड कि आप टेस्ट करो दोनों चीजें विदाउट टेलिंग विच इज व्हाट। और हुँ, उन्होंने हुँ, कहा कि आप टेस्ट करो और बताओ विच वन डू यू प्रेफर। और उसके बाद जो मेन उनका जो मोटिव था वाज टू टेक द नेम ऑफ द कस्टमर, टेक हिज और हर जेंडर, his age group, his or her age group, and if possible they are willing to give their mobile number, email id or mobile number or not. So what they did was उनको एक segmentation मिल गया कि, और हाँ, लास्ट क्वेश्चन था कि what drink they prefer, do they prefer कोको कोला और पेप्सी। तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक सेगमेंट कलेक्ट कर लिया, एज ग्रुप। दूसरा एक सेगमेंट कलेक्ट किया, उनका जो था वो जेंडर। तीसरा एक सेगमेंट था कि कौन से ड्रिंक्स, कौन से टाइप के, शुगर, नो शुगर, विदाउट शुगर, कैसा था वो। तो वो बहुत स्मार्ट प्ले था। और एट द एंड ऑफ द होल दिस थिंग, इट usually takes 5 minutes for all these things. At the end, what they did was Pepsi Max का एक complimentary drink उनको कस्टमर को गिफ्ट दिया और उसका मर्चेंडाइज। सो that was, they spent, obviously it is a big brand and they are ready to spend any amount behind my marketing, but वो एक आइडिया अच्छा था कि ओके, एक प्रोडक्ट है तो उसका मार्केटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स सेल्स। जैसे जियो का भी वैसा ही है, राइट? पहले फ्री की हुँ, आदत डाली, कस्टमर्स को फ्री में सब सर्विसेज दी, एंड देन दे स्टार्टेड यस। चार्जिंग, एवरीवन इज पेइंग, राइट? So that was it. That was a good point that you mentioned. सो स्टार्टअप की ही बात आगे कंटिन्यू करते हुए, आपका जो जब स्टार्टअप है, डू यू बिलीव इन बूटस्ट्रैप concept or the venture capitalist, I mean, are you looking for VCs or anything like that? So what No, concept do you prefer? we prefer as a companies, first we should get a taste of the market, get Okay. a get us get a better understanding of how market works, what do people need, and how do we provide a solution to a problem. Okay. So that's why we started with the service based industry, and that's why we ventured into a service based industry, because we wanted to test the market first. We wanted to understand what our capabilities are and what how can we provide a solution to any particular market need. We can be a small business. It doesn't matter whether we are big or small, but what matters is don't burn your cash. Uh, That's the main thing, because when you go for a venture capitalist, you burn a lot of cash in order to achieve your marketing, in order to get under those Forbes list and all this stuff. Because whenever you can see on Google, whenever any firm in entire world, whenever that firm gets funding from a venture capitalist, the media gives a lot of attention to those firms, right? that Apart from, other than that, they are not they indirect are pressure. That builds an indirect pressure as well to perform good. yes, it creates a lot of pressure. It creates a lot of responsibility in terms of providing a business, because ultimately what happens is when I'm taking money of a venture capitalist, I'm giving a lot of control to those people. Yes. I'm Agree. not in control of myself. I'm not going to build something
which I want, because I'm giving control to them, and what they want is they want return on their investment. So their perspective would be to ROI. That their perspective would be to get the return, right? And what our perspective was, or any other business's perspective, is to build something that they believe in. So those two things will never match. So so in order to grow in a small way or grow in a slow pace, you need to go in a bootstrap manner, right? You don't want to rush into something which can ultimately be which ultimately can get you out of your business. You can see a lot of examples are there, from Steve Jobs to even Elon Musk. They they have the capital of PCs and IPOs and all those stuff. But when the decision making came about, and then when they were not required in the company, the other board of directors threw them out, right? So Yes. that happens. So in order to achieve your own dream, you should go in a slow pace, because a lot of businesses from Zomato to Paytm and a lot of businesses started 10 12 years before, right? But they became profitable in 2020, or even some of them are not profitable enough. So it takes, so you can understand 12 years of burning cash. It takes a lot of energy, and takes a lot of consideration when you get some funding of a VC. So you should not opt out for that until and unless you're 100% sure that your product is going to change your market, or you're going to revolutionize something, and then you definitely need money, so you should go for a VC. Other than that, if you want control, if you want your dreams to be achieved, then you should not go for that. You should wait. People who are watching this and people who are planning to be a good entrepreneurs or launching their own startups, there are a lot of things that you should consider. There is a lot of research that it takes to that it takes before launching the startup. Because see, आप ऐसे ही जैसे उठ के you cannot say कि okay चलो startup launch कर रहा है. और startup it cannot be website solutions, web solutions, software solutions. नहीं, वो आज की तारीख में हजारों लोग कर रहे हैं. What different you can offer to the market that makes you stand out of the crowd? That was about startups, Danish, and hopefully we'll continue this thing. अगर आपको बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो आप VC के पास जाओ, और अच्छे से फंडिंग लेके बड़ा ऑफिस बना के लोगों को हायर करके ऐसे दिखा दो कि मेरा वैल्यूएशन इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, और आपको अच्छे से ग्रो करवाना है, आपको अपना क्या बोलते हैं कि अगर मैंने सोचा है कि मैं खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, और भले ही मुझे उसमें जो VC के पास जाएगा उसको शायद 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, और अगर जो खुद का कर रहा है उसको 10 से ज़्यादा 15 या 20 लगेंगे। लेकिन दोनों के ग्रोथ में और जो कैरेक्टर बिल्ड होगा, ये जो प्रोसेस होगी उसमें कैरेक्टर बिल्ड होगा, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अगर VC के पास जाऊँगा तो कभी भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा खुद का पैसा नहीं है। तो वो फ़र्क रहेगा। अगर आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि अगर आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, स्लो ग्रोथ भी हो चलेगा, लेकिन खुद का जो भी सोचा है वैसे ही एग्ज़ीक्यूट करना है, या फिर अच्छे से बैंक बैलेंस दिखाना है, सब जगह पर मीडिया आपको कवर करे, ऐसा आपको चाहिए, तो आपको फिर VC के पास जाना चाहिए, जल्दी पैसा बनेगा। Good. Thanks for bringing that into the light. So, Janish, books की रीडिंग की जो एक बात है, जैसे आई हैव आल्सो रियलाइज कि ओके रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, बट मैं टाइम नहीं दे पाता, मेरा शेड्यूल ही ऐसा है ऑनेस्टली. दिन दिन भर काम करने के बाद इतना नहीं रहती है कि रीडिंग को टाइम दे पाए. तो हाउ डू यू मैनेज दैट रीडिंग एस्पेक्ट, एंड what is that burning desire to read, and which makes you read more books or watch more intellectual documentaries or movies? पहले तो मतलब बेसिक चीज़ ये होगी, मतलब 2 चीज़ मैं सोचता हूँ हमेशा, कोई भी बुक रीडिंग की बात कर रहा है ना, तो कि पहली तो ये कि हर रोज़ सिर्फ 5 टू 10 पेजेस भी अगर पढ़ पाएँगे ना, तो भी चलेगा, और 5 टू 10 पेजेस में मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उससे भी अगर आपके पास आधा घंटा भी है, और अगर आपके पास फिजिकल बुक्स नहीं है, और आपके पास PDF या EPUBs या कुछ भी है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और अभी तो स्मार्टफ़ोन्स के अंदर हम
वो सब कुछ नोट डाउन भी कर सकते हैं और अच्छे से कहाँ पर हमने बुक मार्क भी कर सकते हैं कि कहाँ पर हमने लास्ट में पढ़ के छोड़ा। तो वो बहुत मैनेजेबल है, तो वो बहुत ईज़ी है। दूसरा ये होता है कि ऐसा नहीं कि रीडिंग इम्पोर्टेंट है या फिर रीडिंग आपकी लाइफ चेंज कर देगा वैसा सोच के आउट ऑफ नोवेयर हम कुछ भी बुक्स परचेज़ करके स्टार्ट कर दें। मतलब मैंने मैंने पहली बात तो ये कि मैंने 12th स्टैंडर्ड तक आपने जो भी बोला ना चाइल्डहुड से, तो मैंने अभी एक्चुअली मैंने 12th स्टैंडर्ड तक इतना पढ़ा नहीं था। मैं पढ़ता था मतलब छोटी-छोटी स्टोरीज़ और ऐसा कुछ, क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस तो हमारा 12th स्टैंडर्ड था क्योंकि हमें ऐसे सिखाया जाता था कि पढ़ाई करो, तो उस पर फ़ोकस था लेकिन मेरी जो मॉम है वो पहले से पढ़ती है, उसको बहुत शौक है रीडिंग का। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th आई यूज्ड टू सी हर रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मैंने एक बार उसकी एक बुक ली और मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो उसके बाद मुझे ये जो हैबिट मेरे अंदर वो आ गई ना, वो उसकी वजह से आई कि एक बार मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज 2013 से 2020 में एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ हुआ है मेरा, एक्स्पोनेंशियल, लीनियर नहीं, एक्स्पोनेंशियल क्योंकि क्या हुआ कि फिर जैसे-जैसे मैं पढ़ता गया, वैसे मेरा मेरा सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बढ़ता गया, मैं ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो गया और ऊपर से मुझे आइडिया आता गया कि मैं मुझे किस तरह से मतलब मैं बुक्स को भी मैं एक स्ट्रेटेजी के तरीके से देखता हूँ कि भाई कौन से टॉपिक पर मुझे पढ़ना है, क्या मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और किस तरह से मुझे मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने कुछ फिलोसॉफिकल कुछ पढ़ा, तो उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या कनेक्शन हो सकता है या फिर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या कनेक्शन हो सकता है या फिर उसका इकोनॉमिक्स या फाइनेंस या किसी भी सेक्टर में क्या कनेक्शन हो सकता है, वैसे मेरा माइंड सोचता है। तो उस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे किसी को रेकमेंड भी नहीं करता कि आप ये बुक पढ़ो क्योंकि अच्छी है। अगर आपको इस जॉनरा में पर्टिकुलर हर एक चीज़ का जॉनरा होता है, मूवीज़ हो या डॉक्यूमेंट्रीज़ हो, बुक्स हो, किसी का भी। तो अगर आपको जिस चीज़ के आंसर चाहिए ना, आपको जो क्वेश्चन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसके आंसर्स अगर आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए या फिर उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ या मूवीज़ को अप्रोच करना चाहिए। तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि वो बर्डन नहीं लगता। वो कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको अगर मैंने पहली बात क्या बोली कि 5 से 10 पेज पढ़ने हैं हर रोज़ के, तो वो टास्क लगता है ना कि हाँ, आज मुझे 5 पेजेज़ पढ़ के ही सो जाना है, तो वो टास्क हो गया। लेकिन अगर मैं मेरी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा हूँ या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ जिसका आंसर मुझे चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 5 टू 10 पेजेज़ विल कन्वर्ट इंटू 20, 30, 40 पेजेज़। ओके। तब मुझे और कुछ याद भी नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि मैं इतना उसके अंदर वो फ्लो में आ जाऊँगा। तो वो मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट हो जाएगा कि मैं पर्टिकुलर मोमेंट में जी रहा हूँ। सी देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ फिनिशिंग अ बुक। हर 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 वक़्त में ऐसा हर हर जगह पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो बुक स्टार्ट की है ना, वो बुक खत्म करनी है। क्योंकि बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई साइकोलॉजी की बुक स्टार्ट की, तो उसके बहुत सारे अंदर कॉन्सेप्ट्स होंगे कि कैसे मेरा माइंड वर्क करता है, क्यों मैं इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे हर एक चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है, मुझे वो बुक मैं खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। उसमें से जो भी मैंने अगर अगर पूरी 400 पेजेज़ की बुक है और उसमें से मैंने 100 या 200 पेजेज़ भी पढ़ लिए मैंने और उसमें मुझे वो मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं 400 पेजेज़ कंप्लीट करूँ। वो एक वो कोई एग्ज़ाम नहीं है कि हमें पूरा पेपर खत्म करके आना है। वो जीटीयू का तो एग्ज़ाम है ही नहीं कि जिसमें आए या ना आए 70 मार्क्स का लिख के आना है। तो ओह माय गॉड! भी कंसीडर करना चाहिए, वो भी कंसीडर करना चाहिए। अच्छा। और बाय द वे और एक पॉइंट लोग अगर मुझे पता नहीं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि लोग मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के पीछे बहुत भागते हैं। हाँ, वो मतलब आई हैव 2 डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट पार्ट। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ऐसा है कि अ, वो आपको टेम्परेरीली मोटिवेट कर देगा, बट जो एक मोटिवेशन है उसको कंटिन्यू करना इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है तो एक व्हीकल आएगा, व्हीकल आपको कुएँ तक ले जाएगा, बट वो कुएँ तक जाने के बाद आपको पानी डेफिनेटली। नहीं पीना है। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन इन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। वो हाँ, हर मेरा उसमें ये पर्सपेक्टिव है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। इंटरेस्ट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि अगर अगर मैं 2 चीज़ करता हूँ हमेशा लाइफ में, कोई भी इंसान अगर 2 चीज़ करेगा, तो वो अपने आप
सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। पहला ये इंट्रोस्पेक्शन, कांस्टेंट इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन कि मैं अभी मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, मैं किस तरह से चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मैं कॉन्स्टेंटली अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, अगर मैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और मैं कुछ आपके साथ मिसबिहेव करता हूँ या फिर कुछ अलग करता हूँ, तो मुझे तुरंत पता चलना चाहिए कि हाँ, ये मैंने यहाँ पर गलती की या फिर ये मैंने अलग किया, तो मुझे ये रखना है ऐसा या फिर नहीं रखना है। ऐसा बिहेवियर मुझे चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे इंट्रोस्पेक्ट करते रहेंगे और रेट्रोस्पेक्शन इसलिए कि मैंने जो पिछले टाइम में मतलब आज से सब कुछ मतलब आज से अभी से इस मोमेंट से पहले तक का सब कुछ हिस्ट्री हो गया ना, हुँ, तो वो हिस्ट्री तक के लिए टाइम में मैंने अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए, जो भी काम किया, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी और उसके लिए मैंने अगर मैं कुछ अलग करता तो क्या आउटकम होता। अगर मैं अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन से ये सोच पा रहा हूँ और प्लस ऑब्जर्वेशन अगर मैं ऑब्जर्वेंट हूँ और मैं समझ पा रहा हूँ इफ आई कैन अंडरस्टैंड द रूम तो मुझे किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं अपने आप सब कुछ अपने तौर तरीके से अपने लिए खुद से कर पाऊंगा और डेफिनेटली विल रीच देयर वेयर आई वांट। फेयर इनफ, फेयर इनफ। वो जो आपका एक पॉइंट है ये थोड़ा डीप है। तो ऑब्वियसली इट टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन इनटू रीडिंग और नॉट बीन इनटू एनीथिंग, इंट्रोस्पेक्शन जैसे आपने बताया, रेट्रोस्पेक्शन बताया, तो वो आज आज की तारीख में तो ज़्यादातर लोग करते ही नहीं है। वो 5 मिनट का एक वीडियो देख लिया, उसके बाद जो टेम्पररी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, वो आ जाता है और उसके बाद इट डज़न्ट इवन कंटिन्यू टू अ सिंगल डे। दैट हैपेंस विद मी एज़ वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो उसका दैट एक रीजन है उसका एक रीजन है क्योंकि अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सभी चीजों को रिलेट करने पे तुले हुए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारे जैसा और कौन सोचता है हम वो ट्राई करते हैं देखने का। सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे मीम पेजेस या बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखोगे कि जहाँ पर कंटेंट जो होगा ना वो बहुत ही रिलेटेबल होगा। उसमें ऐसा लिखा होगा कि लाइक दिस इफ यू आल्सो डू दिस इन योर लाइफ और समथिंग लाइक। तो हमें भी मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा हाँ मैं भी ऐसे ही लाइफ में बिहेव करता हूँ। वो गलत हो सही हो दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। तो क्या होता है कि वो रिलेट करने की कोशिश में हम इतने ज्यादा फोकस्ड रहते हैं ना और ऊपर से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया है। तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हो गया है कि मैं इंस्टेंटली कुछ कर लूँ ताकि लोग मुझे वैलिडेट करें, लोग मुझे मतलब मेरी वाह-वाह करें और फिर बाकी का हम बाद में देखेंगे। तो ये 2 चीज़ों की वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म तक कुछ भी कीप अप नहीं कर पा रहे हैं। हम सब कुछ हमारा शॉर्ट टर्म होता जा रहा जैसे आपने वैलिडेशन की बात कही, तो वैलिडेशन का मैं खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक 4-5 मंथ्स अगो ये वैलिडेशन जो चीज़ है वो 100% अफेक्ट करती थी मेरी लाइफ में। मतलब जैसे मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ लिख रहा हूँ या फिर कुछ अ दुनिया के आगे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आई यूज्ड टू थिंक कि ओह! ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा? बट वो मैं नहीं सोचता था कि मुझे पसंद आया कि नहीं आया। बट सिंस दिस यूट्यूब है। चैनल begun, since I have started introspecting a bit, so I've realized that acceptance is an art which is very underrated, plus which is very less explored in the mankind itself. Because अगर एक्सेप्टेंस है ना एक चीज का कि ओके ये चीज जैसी है वैसी है, मुझे ऐसा पसंद है तो है जैसा। और वो मुझे बहुत होता था इनिशियली भी, जब मैं वीडियोस पोस्ट करता था, लाइक्स या फिर कुछ नहीं आता तो इट यूज्ड टू अफेक्ट मी कि यार क्यों इतना। बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज कि नहीं, अगर 10 लोग पसंद कर रहे हैं तो 10 लोग जेन्युइन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स हैं जिनको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मैं उनके लिए काम करूंगा। हुँ, दूसरे 10 हैं जिनको नहीं पसंद आया तो it's their choice and it's nothing wrong. You can like and dislike anything in this हाँ। this world. मेरे जैसे भी सब्सक्राइबर्स होंगे आपके जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। आप जैसे जो सब्सक्राइबर्स है वो मैं उनको चाहता हूँ कि वो रहे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव है आपका। Obviously you try and pull those negative aspects in my videos which which I implement. लेकिन मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। वैलिडेशन वाली जो बात की ना, जो एक्सेप्टेंस वाली बात की, उसमें ये एक और चीज़ है कि अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं या फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, रीडिंग मतलब सिर्फ़ वो नहीं कि हमने कोई लव स्टोरी पढ़ ली है ऐसा कुछ।
जो अच्छे मतलब मीनिंगफुल रीडिंग जिसको बोलते हैं। रीडिंग तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मीनिंगफुल रीडिंग और क्रिएशन कुछ स्टार्ट, जैसे आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आपने ये पॉडकास्ट सीरीज़ स्टार्ट की, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, या आप कुछ लिखते हो या फिर आप कुछ क्रिएट करते हो या फिर आप कुछ पढ़ते हो, तो वो आपको आपको बहुत हम्बल बना देता है। क्योंकि आपको दिखा देता है कि हाँ, पूरी दुनिया इतनी बड़ी है, उसमें हम यहाँ पर हैं, हमारा एक्जिस्टेंस इतना ही है। तो Right. हमें बहुत ही हम्बल बना देती है वो चीज़, Yes, accept it. That is कि हम very एक नए एस्पेक्ट से दुनिया को देखने लगते हैं। जब हम किसी यूट्यूबर को देखते हैं ना, तो हम मतलब इज़िली बोल सकते हैं, ये तो अच्छा नहीं बना, इसने ये जोक अच्छा क्रैक नहीं किया। लेकिन हम अगर दूसरी साइड ऑफ द टेबल पर आ जाए और अगर हम वो क्रिएट करें, तब हमें पता चलता है कि हाँ, एक जोक भी क्रैक करना वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। और दूसरा ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो हमने मोटिवेशन वाली बात की, तो मतलब उसमें मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं जो लोग भी मोटिवेशनल या ऐसा कुछ बुक पढ़ते हैं या फिर ऐसा कुछ वीडियो या ऐसा कुछ देखते हैं, तो वो लोग वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं मेरा मीनिंग था। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ना हो और ऐसी कोई बुक, ऐसा कोई मूवी, ऐसा कोई वीडियो आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग होता है और आपकी लाइफ चेंज कर देता है। paradigm वो shift. वर्स्ट केस सिनेरियो रहता है। तो लेकिन उसके अलावा जो होता है ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए हम इंस्टेंट वो मोटिवेट हो जाने के लिए कुछ भी पढ़ते या देखते, वो चीज़, वो एस्पेक्ट, वो वे ऑफ थिंकिंग गलत है, वैसा मेरा मानना Okay, and to end the podcast with, since obviously you said you don't recommend a particular book, but if कोई एक बिगिनर है रीडिंग के लिए, तो ऐसी दो तीन बुक्स, एक बिजनेस रिलेटेड या फिर नॉर्मल, टू बिगिन विथ, आप कौन से रेकमेंड करेंगे रीडर्स के लिए? जैसे सिंस यू आर इनटू बिजनेस एज वेल, so I'm sure you must have read a business book as well. So if you would like to recommend a business book, a normal biography or a fiction or non-fiction, anything, and obviously a normal genre book to begin with to our viewers. है। I have 2 business books to recommend. One is 5 Dysfunctions of a Team. Okay. उसके अंदर क्या है कि 5 Dysfunctions of a Team, उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी बिज़नेस है, उसका प्रोडक्ट, उसका सर्विस का आइडिया बहुत ही रिवॉल्यूशनरी हो सकता है, उसके पास बहुत सारा फंडिंग हो सकता है, डेफिनिटली ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उस टीम को मैनेज कैसे करना है, कैसे सबको सबकी अपनी-अपनी स्किल्स जो होती है, उसके साथ उनके साथ काम करके अच्छे से टीम वर्क में कैसे बिज़नेस मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास टीम भी है, लेकिन उसको ग्रोथ कैसे करवाना है, उसको आगे कैसे ले जाना है। तो वो ज़रूरी है कि हम अलग-अलग चीज़ों को कंसीडर करें, हर एक के अपने-अपने ओपिनियंस, हर एक के अपने-अपने डिफरेंसेस को कंसीडर करके सबको साथ में रख के कैसे काम करें टीम वर्क में। तो उसके ये मैं जनरली बिज़नेस बुक्स पढ़ता नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा ये होता है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन ये जो बुक्स 2 है, ये दूसरी है रिवर। हाँ, तो इन and दोनों ये जो ये इन्होंने ये जिसने लिखी है वो एक कंपनी है, अ, जिन्होंने खुद की प्रोडक्ट बनाई हुई है और मिलियन ऑफ डॉलर्स का उनका रेवेन्यू है। तो वो अपने उन्होंने कैसे अलग टाइप से काम किया, उनका काम करने का तरीका क्या था और हाउ दे वर डिफरेंट एंड हाउ दे वांट अस टू बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ बिज़नेस। तो उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम जो ट्रेडिशनल वे में जाते हैं ना, जैसे अभी आप बोला कि वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएँगे, फंडिंग लेंगे, तो वो सब अच्छा है, लेकिन उसके अलावा हम अगर हम चा इस 2020 में तो वैसे ही चल रहा है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर वर्क फ्रॉम होम से अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, अगर हम कम लोगों के साथ, कम टीम के साथ अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम 500 एम्प्लॉइज़ के साथ बड़ी-बड़ी ऑफ़िस लें। छोटी ऑफ़िस में 10 लोग भी काम करेंगे, लेकिन वैल्यू एडिशन होगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली बिज़नेस का ग्रोथ ही होगा। हाँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अगर आपके पास पैसा हो, बहुत बड़ी टीम हो, तो ही आप सक्सेसफुल बिज़नेस कर सकते हो। आपके पास टीम की साइज़ छोटी हो, आपके पास कम लोग हो, तो भी आप और छोटी ऑफ़िस में भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हो और अच्छा बिज़नेस आप रन कर सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट्स के साथ ये रिवर्क बुक और 5 डिसफंक्शंस ऑफ अ टीम, आई वुड रिकमेंड दैट to any person who is willing to start a business or who is willing to read these books, because these books have a very simple language. It can be read in 2 or 3 hours max. oh, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और अच्छा लगेगा पढ़ने में। okay. Thank you very much, Danish, for joining us. Joining us तो क्या, मैं अभी तो फिर अकेला ही
Thank you very much for joining me in this podcast. So guys, this was the story of Jenish. उनके स्टार्टअप से लेकर उनके रीडिंग एक्सपीरियंस से लेकर सब कुछ उन्होंने शेयर किया एंड आई होप यू लाइक्ड दैट. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. और पहला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो लिंक ये इधर इधर कहीं पे है, हाँ तो वो देख लीजिए. सेकेंड थिंग कि जेनिश का जो स्टार्टअप है रिफ स्क्रिप्ट, उनके जो सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, मीडियम, सब कुछ जाओ उन्हें फॉलो करो, देखो वो क्या काम करते हैं. यू विल फाइंड समथिंग हेल्पफुल देयर एज वेल. थर्ड थिंग, प्लीज़ 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 ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर कीजिए. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए जो नीचे है. एंड यस, दूसरी जो लिंक्स हैं मेरी इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सब फॉलो करो, ठीक है. एंड आई विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन. 2021 2020 से बहुत ज़्यादा बेहतर जाए, ये मेरी मनोकामना है आप सबके लिए. एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. एंड येस 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 येस, वेट 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 वेट, जो भी फीडबैक्स हैं, पॉडकास्ट कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 बताओ, ठीक है.